कॉफी पिया था कि नहीं? पी लिया था, पी लिया था। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो बच्चों, हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आ जाइए, आ जाइए। कैसे हैं आप सब? हेलो शीतल, हेलो पुष्पांजलि, हेलो सिद्रा, हेलो हेलो बच्चों, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो शबाना, हेलो रोहन, मनीषा, शीतल, मानसी, हेलो गणेश, चिकारा, हेलो नूर, हेलो सिया, हेलो मानसी, हेलो दिव्यांशी, चतुरेश, हेलो साधना, कांक्षा, अखिलेश, मंजू, हेलो 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 रूपाली, डॉक्टर दीपक, हेलो दीपक, हेलो अंकित, गणेश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी यार, ठीक है। आज खतरनाक लग रहे हो। ऐसा क्या हो गया? मेरे सिंगिंग निकल के आ गए। ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अनिकेत, हेलो 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 धीरज, हेलो 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 वैष्णवी, हेलो मोहम्मद उजेर, हेलो हेलो, सब एकदम बढ़िया, सब एकदम बढ़िया। हेलो सपना जी, हेलो रेशमी, रश्मि। तो आज हम बात करेंगे हमारे एक और चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इसका बैकलॉग सीरीज में आज अपन इस चैप्टर का भी वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसमें बढ़िया सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ओके, हाँ जी। हेलो 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 हेलो, हाँ जी सर जी, कैसे हो? वॉच का है? अरे यार बेटा, घड़ी घड़ी ये रही बैग में। बच्चे बोलते रहते हैं सर घड़ी कहाँ है, घड़ी ये रही। बेटा घर पे रह गई, बेटा घर पे रह गई, घर पर रह गई, घर पर। ये लो, ये आ गई घड़ी। ठीक है, ओके। अरे कोई दिक्कत, हाँ जी कोई बात नहीं ना। ओके, हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं। आप पार्सल कर दो यार। हेलो 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 हेलो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सुमित कश्यप, बात कर लेंगे बेटा, इससे भी बात कर लेंगे। ओके, हाँ जी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, इससे बात कर लेंगे। हेलो अलीता, हेलो अनीता जी, हेलो हेलो। लगती है बढ़िया, लगती है बेटा घड़िया। किसको अच्छी नहीं लगती? लड़कों को क्या अच्छा लगता है पता है? उनको जूते, उनको बढ़िया कपड़े, शूज। ठीक है, बढ़िया। जो लड़कों को क्या अच्छा लगता है? गाड़ियां, कार, बढ़िया कपड़े। बस वैसे ही मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ये चीज अच्छी लगती है, लगनी भी चाहिए। अरे इंसान है, कुछ इंसान मतलब भगवान ने इंसान बनाया, तो इंसानों को जो चीजें करनी चाहिए वो तो करनी चाहिए ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, लेकिन आप भी करोगे कब? जब आप बढ़िया से अच्छे से नौकरी लग जाओगे तब, अभी नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो यार आगे बढ़ते हैं, और कर सकते हो अभी भी। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। परमाणु की संरचना, अभी बस आपको पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। आज हम बात करेंगे बेटा यहां पर परमाणु की संरचना, जिसमें आज हम बैकलॉग सीरीज वाला पार्ट देखेंगे। मतलब आज हमें क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो सब बच्चों, लगभग हर एक बच्चे ने इसको पढ़ा हुआ है। लगभग हर एक बच्चे ने इसको पढ़ा होगा, मुझे लगता है। कोई एक आधी बच्चा होगा जिसने एडमिशन लिया होगा, बट यार बैकलॉग सीरीज पढ़ाना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा मुझे। तो आइए फटाफट से यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। और कुछ नहीं करना, जस्ट रिवीजन करना है, जस्ट रिवीजन करना है। मोटे मोटे तौर पे इसको गुजार लेना है, मोटे मोटे तौर पर इसको जस्ट गुजार लेना है। हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं यार। सबसे पहले यहाँ पर आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि नेट के लिए जरूरी, बाकी जो हमें इस चैप्टर में देखना है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा भैया परमाणु क्या है। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसे और सरलतम भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन बोलता है? जॉन डाल्टन बोलता है। उसके अनुसार सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए, जिनको अपन परमाणु बोलते हैं। ये इसने देखा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है कि डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया। उसने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर एक सिद्धांत दिया, और उसने बताया
कि प्रत्येक तत्व या प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान रहते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग रहते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। प्रत्येक तत्व का परमाणु एक विशिष्ट कण होता है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। इसके अनुसार परमाणु क्या है? एक कण, ठीक है, जो कि संरचना रहित होता है। हाँ जी, परमाणु अविनाशी होता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के अणु, यौगिक वगैरह बनाते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद ये खत्म। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर कुछ बेसिक आइडिया हमने लिया था कि यार परमाणु के अंदर और क्या क्या चीजें होती है जो हमें देखनी थी, ठीक है। तो अब यहां पर हमने आपको यह बताया था कि यार जो एटम होता है यानी कि परमाणु होता है, तो परमाणु के अंदर दो भाग होते हैं, एक गोला और एक उसके अंदर एक छोटा गोला। छोटा गोला धनावेशित होता है, इस छोटे गोले को बोलते हैं नाभिक। सबको पता है, कोई टाइम पास नहीं करना। ये उसके बाहर की कक्षाएं, कोश, जिसको बोलते हैं नाभिक का बाहरी भाग, ठीक है, ओके। तो इस परमाणु के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक। नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन। और इसके बाहर वाला पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसमें पाए जाते हैं, अच्छा इसमें न्यूट्रॉन भी तो होता है, और इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ये हमने देखा था, ये इसके उप परमाणुवीय कण है। परमाणु के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों को बोलते हैं उप परमाणुवीय कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक और बात कि यार इन प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियनों की संख्या कहा जाता है। न्यूक्लियन की संख्या कहा, हाँ जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं। ये भी हमने देखा था, ओके। ये चीजें हमने इसके अंदर देखी, ठीक है बेटा, ओके। अब आगे की बात क्या कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमें यहां पर देखनी थी। तो उससे पहले हमें ये पता है ना कि यार वो एक टेबल पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बढ़िया से याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर पहले कण, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। उदासीन है, इस पे या तो जीरो लिखो या फिर कुछ भी मत लिखो, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका द्रव्यमान। आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम में। ग्राम में बोले तो 10 की घात माइनस 28 लगा दो, ग्राम में आ जाएगा। और प्रोटॉन पर होता है बेटा 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24, तो ग्राम में, किलोग्राम में पूछे तो माइनस 27 कर दो। और सेम थोड़ा सा इतना ही 1.67 5 लगा दो, इतना थोड़ा सा बढ़ा करके, ये न्यूट्रॉन का। और अगर यही द्रव्यमान एएमयू में पूछा जाए, यही द्रव्यमान एएमयू में पूछा जाए, एएमयू में या यूनिफाइड में, तो हम क्या बोलते हैं? इसका तो बोलते हैं 0.0054 0.0054 एएमयू, या इसका बोलते हैं अपन लगभग 1.007 एएमयू, ठीक है, बिल्कुल रद्दी टॉपिक है, 1.008 एएमयू, ठीक है। इसको लगभग अपन 0 बोल देते हैं, इसको लगभग अपन 1 एएमयू बोल देते हैं, इसको भी लगभग 1 एएमयू अपन बोल देते हैं। सिंपल है, ओके। और आवेश, आवेश के लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है, इसमें प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पे 0 होता है, सब जानते हो, क्लियर है, ओके। अब इसके अंदर कुछ परिभाषाएं, अब परिभाषाएं देखो। से ये रिवीजन चल रहा है बेटा, जस्ट रिवीजन कर रहा है, यहां से आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है। ये वाली पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, ये वाली पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो नोट डाउन कुछ नहीं करना है। पहली परिभाषा सम, और पहली परिभाषा क्या थी? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक Z होता है।
परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में प्रोटोनों की संख्या। क्या होता है ये? नंबर ऑफ प्रोटोन। नंबर ऑफ प्रोटोन कि नाभिक में कितने प्रोटोन हैं, सब जानते हो ना? ओके। दूसरी बात, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को बोला जाता है ए। ये क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटोन और न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियनों की संख्या की संख्या। अभी फटाफट से रिवाइज हो जाएगा आपका सब कुछ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला पढ़ा अपन ने समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप। आइसोटोप्स किन्हें कहा जाता है? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। मान लो कोई दो तत्व है जैसे कि X है और एक Y है, इसका परमाणु क्रमांक Z1 है, इसका परमाणु क्रमांक Z2 है, इसका द्रव्यमान संख्या A1 है, इसका द्रव्यमान संख्या A2 है। अगर ये दोनों समस्थानिक है तो क्या होगा बताओ? इनमें क्या समान रहेगा बताओ? अगर ये दोनों समस्थानिक है तो इनका क्या समान रहेगा बताओ? अगर ये दोनों समस्थानिक है तो इनमें क्या समान रहेगा? क्या चीज बराबर होगी? इन दोनों में क्या चीज बराबर होगी? Z समान होगा, अर्थात Z1 बराबर Z2 होगा। इनका Z1 बराबर Z2 होगा और A1 A2 नॉट इक्वल टू, ये रहेंगे आपके समस्थानिक। वेरी गुड। फोर्थ, हाँ या ना? ओके, हाँ, प्रोटॉन के नंबर भी सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट रहेंगे। वेरी गुड। अगला संभारिक। संभारिक आइसोबार। यही अगर मैं मान लू X Z1 A1 और Y Z1 A2 हो, तो अगर ये संभारिक है तो संभारिक है तो इसमें क्या समान रहेगा? इसमें A1 A2 समान रहेगा, Z1 Z2 अलग रहेगा, A1 बराबर A2 रहेगा एवं Z1 नॉट इक्वल टू Z2 रहेगा। समझ में आ गया? ए सेम Z अलग अलग, ए सेम Z अलग अलग, ए सेम Z अलग अलग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रसगुल्लो, बहुत बढ़िया। ये हो गया। आगे देखो, हाँ जी। फिर इसके बाद ये अलग हो गया है ना। इसके बाद पांचवा हमने पढ़ा होगा आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर क्या होता है? आइसोडायाफर क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अंतर समान हो, ठीक है, जिनमें N-P समान हो, वो आइसोडायाफर कहलाते हैं, है ना, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अंतर समान हो। जैसे कि देखो ध्यान से, 6C13 और 7N15, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है बेटा 6, इसमें प्रोटॉन कितने? 7। न्यूट्रॉन कितने बताओ? 13 में से 6 घटा दो 7। प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 15 में से 7 घटा दो 8। तो N-P का अंतर कितना आएगा? 7 - 1, 7 - 6 1। N-P का अंतर कितना आएगा? 8 - 7 1। ठीक है, N- प्रोटॉन सेम रहेगा। ये आइसोडायाफर कहलाएगा। अगला आइसोस्टर। आइसोस्टर्स, जिसमें परमाणु भी और इलेक्ट्रॉन भी, जिनमें परमाणु भी समान हो और इलेक्ट्रॉन भी समान हो, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स समान हो एवं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी समान हो, वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि CO2 और N2।
3 एटम इसमें, 3 एटम इसमें, 22 इलेक्ट्रॉन इसमें, 22 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये अपन ने देख लिया। इसके बाद आता है अगला सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक देख लो, सम इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो, वो सम इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो, अब इलेक्ट्रॉन समान हो तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, कोई एक लिख लेते हैं, जैसे कि SO4-2, PO4-3 और HSO4-। बताओ इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ फटाफट, बताओ इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 3 मैंने बताया, इसमें से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ। तब तक मैं आगे वाला लिख देता हूं, सम न्यूट्रॉनिक। जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 98। अरे भैया क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। 50। कितने इलेक्ट्रॉन है? 50। वेरी गुड, 50। 50 बेटा, 50। ओहो, सल्फेट SO4-2, सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए सल्फर में? 16। 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। -2 की वजह से 2 और बढ़ गए, तो काउंट करो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, जोड़ना भी नहीं आता। PO4-3-, फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन उसके पास। 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? एक ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। -3 की वजह से 3 और बढ़ गए, कितना आ जाएगा? 50। जोड़ लेना। HSO4-, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 16, 4 ऑक्सीजन, एक में 8, और फिर -1 का +1, 50। 50-50। ठीक है, 26। वाह, 26, 50। ठीक है, तीनों में 50-50-50 होगा, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखो। तो फिर हमने ये पढ़ लिया। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है कि सर ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो निर्वात में भी संचरित हो सकती हो, जैसे कि रेडियो तरंगे, है ना, पराबैंगनी विकिरणें, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, इन एक्स किरणें, इनको हमने देखा। तो जरा देखो ध्यान से, ये तरंगे रही। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो यार विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण ऊर्जा, तो यार इस सिद्धांत के अनुसार, जब कुछ बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो पढ़ा देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ की तरफ ऊर्जा का तरंगों के रूप में स्थानांतरण होता है, तो ये ब्रह्मांड में प्रकाश के वेग से गमन करती है। सिंपल सी बात है कि भैया वे तरंगे जो प्रकाश के वेग से गति करें। ठीक है, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरण ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से तरंगे? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें आदि। ये तरंगे क्या कहलाती है? ये तरंगे, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये तरंगे क्या कहलाती है बेटा? विद्युत चुंबकीय। अब इनकी खासियत, विकिरण ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो इनके लिए कोई माध्यम जरूरत नहीं है। अगली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और प्रकाश प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। ओके, तरंग का ऊपरी बिंदु श्रृंग कहलाता है और निम्नतम बिंदु गर्त कहलाता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर मान लो ये एक ऐसा बिंदु है जहां से तरंगे निकल रही है, यहां से तरंगे निकल रही है, तो ये तरंग निकल रही, तो जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, इस तरीके से जाएगी। हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, ये तरंग संचरण इस दिशा में हो रहा है, तो तरंग संचरण की दिशा अगर ये है, तो हमने क्या लगाया? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत लगाया। ऊपर नीचे लगा दिया हमने वैद्युत क्षेत्र, दाएं बाएं लगा दिया हमने चुंबकीय क्षेत्र, और ये इधर जा रही है। हाँ या ना?
तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं और फिर उनके लंबवत दिशा में ये भागती है। तो दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी तो कहलाती है लैम्बडा। श्रृंग क्या होते हैं? शीर्षतम बिंदु, गर्त होते हैं निम्नतम बिंदु। क्लियर हो गया। और इस श्रृंग, ये जो श्रृंग है बेटा, श्रृंग की लंबाई ये कहलाती है बेटा आयाम, गर्त की गहराई ये कहलाती आयाम, आयाम, आयाम। ठीक है, ये अपने काम नहीं आएगा, फिजिक्स में तुम्हारे काम आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो अब उनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें यहां पर समझनी। लैम्बडा समझ में आ गया? तो जरा देखो ध्यान से, पहला तरंग धैर्य लैम्बडा, तरंग धैर्य लैम्बडा। दो क्रमागत श्रृंगों, हाँ वेव की दिशा में चलती है, वेरी गुड। दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के मध्य की दूरी, तो दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा? दूरी है तो दूरी का मात्रक बेटा जैसे कि एंग्स्ट्रोम, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, जो भी लगाना चाहो आदि, वो इसका मात्रक आ जाएगा। दूसरी बात आवृत्ति, आवृत्ति न्यू क्या होता है कि एक बिंदु से एक सेकंड में जितनी तरंगे गुजर रही है उनकी संख्या, एक बिंदु से एक सेकंड पर गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया। एक बिंदु से एक सेकंड में, जैसे कि एक बिंदु से एक सेकंड में 10 पक्षी उड़ गए, जैसे कि मान लो कोई एक पॉइंट है, उससे मतलब एक सेकंड में 10 लोग निकले तो आवर्ती 10, वैसे ही। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक हर्ट्ज बोलो या सेकंड इनवर्स बोलो, एक ही बात है। हर्ट्ज बोलो या सेकंड इनवर्स बोलो, एक ही बात है। कूल कूल, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब इसके बाद अगला तरंग संख्या, तरंग संख्या न्यू बार, तरंग संख्या न्यू बार। न्यू बार क्या होता है? इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या, इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या या फिर लैम्बडा का उल्टा, लैम्बडा का उल्टा। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ बेटा, ये भी दोनों व्युत्क्रमानुपाती ही होते हैं। ओके, अच्छा, तरंग संख्या का, अरे नहीं इसका तो, हाँ जी सही है, ठीक है, ओके। हाँ जी, तरंग संख्या का मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ऐसे इसके मात्रक हो जाएंगे। ओके, हाँ, सीपीएस साइकिल पर सेकंड, वेरी गुड बेटा। अगला फोर्थ तरंग काल, तरंग काल क्या? समय काल, आवर्त काल। हाँ जी, आवर्त काल, आवर्त काल, कैपिटल टी। आवर्त काल क्या होता है? एक बिंदु से तरंग को गुजरने में लगा समय, एक बिंदु से तरंग को गुजरने में लगा समय, ये कहलाता है बेटा आपका आवर्त काल, आपका आवर्त काल। समझ में आ गया? ये हो गया। और फिर यहां पर एक होता है आपका आयाम, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, ये भी लिख लो। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई। की लंबाई। ठीक है ना, आयाम कहलाता है। ये छोटे छोटे 5 पॉइंट हो गया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 1/, फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या होता है? 1/, फ्रीक्वेंसी होता है। अब आगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि यार जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है, जो स्पेक्ट्रमी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो जब उनको हम आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को क्या बोला जाता है? अच्छा हाँ, एक इक्वेशन वो आई थी ना,
एक इक्वेशन ये आई थी, यहां पर एक इक्वेशन ये आती ना कि भाई c बराबर न्यू लेमड़ा, c बराबर न्यू लेमड़ा, इस इक्वेशन का ध्यान रखना, c बराबर होता है न्यू लेमड़ा। ओके, वेरी गुड। अब ये वाला कि जब हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों को इनकी आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में या तरंग ढेरे के घटते हुए क्रम में रखने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जरा देखो ध्यान, सबसे पहले आती है आपके रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। फिर उसके बाद आती है आपकी सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म मतलब माइक्रोवेव्स, 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 ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड। फिर इसके बाद आती है आपके विजिबल वेव, विजिबल दृश्य तरंगे। इसके बाद आती है आपकी यूवी रेज, यूवी के बाद आती है आपकी एक्स रेज, फिर गामा रेज। इस तरीके से ये किरणें आती है। तो हाँ, वेरी गुड, ये क्या है आपके आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, लेमड़ा का घटता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, लेमड़ा का घटता क्रम। और आवृत्ति बढ़ती है तो बेटा ऊर्जा भी बढ़ती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, ये सब सर कब से पढ़ा रहे हैं, कितने बजे से आता हूं बेटा, पता नहीं है क्या, 12 बजे से चल रही है, ठीक है, ये अपन ने देखा हुआ बेटा। ओके, अब इसके बाद आगे ये हमने तरंगों के बारे में जान लिया। अब तरंगों के बारे में जान लिया तो उनसे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें, जैसे कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब प्लांक भैया ये बोलते हैं कि कोई भी वस्तु, जैसे कि अगर मैं ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा हूं या अवशोषित कर रहा हूं तो मैं लगातार नहीं करूंगा, मैं लगातार नहीं करूंगा। अगर मैं कोई ऊष्मा ले रहा हूं, ऊर्जा ले रहा हूं या दे रहा हूं तो वो लगातार नहीं होगा, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में होगा। इन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स को फोटोन कहते हैं, जिनको सामान्य रूप में अपन क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। और प्लांक ने ये बताया कि एक फोटोन की ऊर्जा, क्वेश्चन बेटा थ्योरी थ्योरी निपटा लेंगे अपन, क्योंकि देखो दोनों चीजें हो नहीं पाएगी, दोनों चीजें एक साथ हो नहीं पाएगी। ओके, तो अपन इसमें क्वेश्चन थ्योरी थ्योरी लगा लेते, क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखे हैं, थ्योरी थ्योरी फटाफट से क्लियर हो जाएगी। तो जरा देखो ध्यान से, एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहां पर इसने एक समानुपाती स्थिरांक लगाया, समानुपाती हटा करके h, E बराबर h न्यू बन गया। इसको क्या बोला जाता है, प्लांक स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड। अर्ग में पूछ ले तो 6.62 इंटू 10 की घात -27 अर्ग सेकेंड, ऐसे हो जाएगा। ओके, एक फोटोन की ऊर्जा है, अगर n फोटोन हो तो n फोटोनों की ऊर्जा n गुणा कर दो h न्यू, हाँ ना। अच्छा, आप ये भी जानते हो, हम जानते हैं c बराबर न्यू लेमड़ा, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा c अपॉन लेमड़ा, तो यहां पर c अपॉन लेमड़ा भी पुट कर सकते हो, तो E बराबर क्या हो जाएगा hc बाय लेमड़ा। और हमें यह भी पता है कि 1 अपॉन लेमड़ा क्या होता है न्यू बार, तो इसमें आप क्या कर सकते हो hc न्यू बार रख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं न्यू बार क्या होता है 1 बाय लेमड़ा होता है। ओके, कल क्लास नहीं लूंगा बेटा गणेश, तो ये आ गया। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये बताता है, हो गया, हो गया। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपको ये बताएगा, क्लियर है बेटा गुंजन। ओके, अब उसके बाद आता है बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बोहर का मॉडल। अब बोहर भैया ये बोलते हैं कि परमाणु एक गोलाकार आकृति होती है, जिसके केंद्र में नाभिक होता है, जो कि बहुत छोटा सा होता है, संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पे उपस्थित होता है। फिर दूसरा नियम इसका बोलता है कि यार ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या होता है, इस वृत्ताकार कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है अंदर की ओर, आकर्षण बल, एक बल लगता है बाहर की ओर, प्रतिकर्षण बल। शाम को तो होगी क्लास, ओके, शाम को तो होगी क्लास, शाम को तो होगी क्लास।
अरे भाई बैकलॉग सीरीज का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका रिवीजन हो जाए। ये अलग से तुम्हारी स्पेशल क्लास नहीं है, ये बैकलॉग सीरीज है। इसका क्या मतलब है, बैकलॉग सीरीज। तो जो बच्चे जो लेट आए थे उनको पढ़ाने का ये क्लास है। ओके, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है अंदर की ओर, एक बल लगता है बाहर की ओर। अंदर वाला बल आकर्षण बल, बाहर वाला बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। बाहर वाला बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि अंदर की ओर लगने वाला बल KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर में क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन R। ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है बेटा आपका अपकेंद्रीय बल का, और ये वाला है K1 Q2। अब K बल नियतांक, Q1 इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान लिया E, तो नाभिक में क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे भी आवेश उतना ही होता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं, जितने की परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना, Z। तो Z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो Z पर Ze। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से। अच्छा, आज तो तुम्हारी क्लास नहीं है, आज तुम्हारी क्लास नहीं है, आज तो सैटरडे। हाँ, तुम तो बैच 1 वाले हो ना, तुम्हारी तो क्लास नहीं है। हाँ सैटरडे बेटा, मैं सोच रहा आज 9 बजे जाऊंगा। नहीं नहीं ठीक है, आज मैं जल्दी जाऊंगा। ठीक है, आज तुम्हारी क्लास नहीं है। ठीक है, तो KZE अपॉन में R स्क्वायर बराबर में ये आ जाएगा mv स्क्वायर बटे R। R से R छम छम, KZE स्क्वायर अपॉन में R बराबर में ये mv स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको फिर सोल्व कर देंगे, खत्म बात, ये हो गया। ओके, तो ये बोहर का एक अवधारणा आती थी, या फिर इसको मैं सिंपल सा ऐसा लिख के छोड़ दूं, अच्छा लगेगा। ये बोहर का आपका अवधारणा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन के भी नखरे। इलेक्ट्रॉन के नखरे क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोशों में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, अर्थात mvr बराबर क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो n वही एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी। ओके, क्लियर हो गया। तो बेटा ये भी क्या है, वही रिवीजन है, यही रिवीजन है। रिवीजन ही तो करवा रहा हूं भाई मैं। आप में से अधिकांश बच्चों ने सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है। ठीक है प्रियांशु, सिद्धार्थ, समझ में आया? आप में से अधिकांश बच्चों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है भाई। ओके, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको जल्दी जल्दी रिवीजन करवा के खत्म करवाऊं, क्यों मैं वापस से तुम्हें एक एक चीज वापस से स्टेप बाय स्टेप बताऊं। मैंने आपको ये चीजें बताई है कि यार ये किस तरीके से बल लगता है, तुम्हें यही थोड़ी ना लगना है कि भाई आज के लेक्चर में सर पढ़ाएंगे, इससे मेरा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरे को पुरानी क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ऐसा नहीं है, आपको देखनी पड़ेगी पुरानी क्लासेस। इससे ये है कि आपको समरी का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप में जो हमने पढ़ा उसको संक्षिप्त रूप में समझाना, वो मैं कर रहा हूं, और वो भी कम टाइम में, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी इस क्लास को मैं नहीं ले पाऊंगा। 2 बजे फिर मेरा वापस से एक सेमिनार है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? ओके, अब इतनी बातें हमने देखी। हाँ, और फिर ये क्या था, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होता है mvr, जो कि क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये 2 खास बातें इसने बताई। अब इसके बाद अगली बात इसने ये बताई, 4th पॉइंट मैं बोल देता हूं इसको, कि यार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा फिक्स रहेगी, उसकी ऊर्जा में न तो कमी होगी न वृद्धि होगी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहेगा तो उसकी ऊर्जा में न तो कमी होगी न वृद्धि होगी। हाँ, परंतु जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा, ऐसी कुछ बातें उसने बोली। और नाभिक के चारों ओर जो ये कोश होते हैं, इन्हें स्थायी ऊर्जा वाले स्तर बोला जाता है। इन सब की ऊर्जा फिक्स होती है। ठीक है, इसकी ऊर्जा फिक्स रहेगी। जो इस कक्षा की ऊर्जा होगी वही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, जो इस कक्षा की ऊर्जा होगी वही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा रहेगी। हाँ या ना? तो ये, और अनंत पर नाभिक के बाहर सर किसी परमाणु के अंदर कितने कोश होते हैं कोई डिफाइन नहीं है, हम वहां तक बताते हैं जहां तक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप बोलो ना कि भाई किसी परमाणु के अंदर कितने कोश हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, नहीं पॉसिबल। ठीक है, अनंत कोश हो सकते हैं। ठीक है, अनंत पे ऊर्जा 0 है क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ओके, अदरवाइज उसके आसपास उससे पहले पाए जा सकते हैं।
हाँ जी, अब जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर ये हमने देखा। अब इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें आई, इसके अंदर आता है बेटा त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला, रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर करके आप अलग अलग कोशों की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, अलग अलग परमाणुओं के लिए ज्ञात कर सकते हो, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना हो वो भी ज्ञात कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने वेग के बारे में पढ़ा, इसके बाद आपने वेग के बारे में पढ़ा। तो वेग का फॉर्मूला कितना था? 2.186 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू में z बाई n था। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप वेग ज्ञात कर सकते हो अलग अलग परमाणुओं के लिए। फिर अगला En, इसके अंदर क्या करना था? इसमें आपको क्या करना है? ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सिंपल सा -13.6 इंटू में यहां पर आता है z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो एंगस्ट्रॉम के पदों में। ठीक है, आपको अगर दो अलग अलग ऊर्जा स्तर है, जैसे कि मान लो एक निम्न ऊर्जा स्तर है, सपोज करो N1, एक उच्च ऊर्जा स्तर है N2, इसकी ऊर्जा मान लो E1, इसकी ऊर्जा मान लो E2, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके जा रहा है, तो कितनी ऊर्जा लगेगी? ऊर्जा अंतराल ज्ञात करना हो तो वो भी ज्ञात किया जा सकता है। En2 माइनस En1 बराबर में ये 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपोन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपोन में N2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। N1 निम्न ऊर्जा स्तर, N2 उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है, वहां पे पुट करते थे और इस सूत्र में वैल्यू रखते थे, आंसर आ जाता था, ये हो जाता था। ये हमने देखा त्रिज्या, वेग, ऊर्जा ज्ञात करना और फिर ऊर्जा अंतराल का फॉर्मूला हमने देखा। फिर उसके बाद आता था अपना स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता था कि जब भी हम क्या करते थे, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले श्वेत प्रकाश को जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। जब भी मैंने क्या किया, कोई टॉर्च ली, अब उस टॉर्च श्वेत प्रकाश मतलब एक समान प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश होता है वो, ठीक है। जब उस एक वर्णी प्रकाश को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो प्रिज्म में परावर्तन अपवर्तन की घटना वगैरह होती है, तो उससे जब बाहर निकलता है प्रकाश तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब उसको अपन पर्दे पे प्राप्त करते हैं तो पर्दे पर प्राप्त वो अलग अलग रंगों की पट्टियां हमें क्या कहलाती, क्या दिखती है, उनको कहा जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो घटना कहलाती है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम में जनरली स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। सिंपल सा है, अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो ऊर्जा के उत्सर्जन से बनते हैं और अवशोषण जो ऊर्जा के अवशोषण से बनते हैं, सिंपल से वे में। अब इसके अंदर आपने देखा हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्या देखना है, क्या क्या चीजें स्टडी करनी है वो देखो। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जब अपन उसको देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि यार जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है ना, वो कई छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती है। अब उनके अंदर अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती है जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास नाभिक है। नाभिक अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, बात करूं तो ये है बेटा मेरा n बराबर 1, पहला कोश। पहले कोश से दूसरे कोश के बीच में ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है, ये है मेरा n बराबर 2, ठीक है। यहां की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के बीच में लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप तो है, ठीक है। और अगले वाले की ऊर्जा होती है -1.51, तो गैप थोड़ा कम हो जाता है, यहां पर आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जैसे जैसे आगे जाओगे ये गैप घटता जाएगा। फिर अगले वाले के लिए ऊपर लिख देता हूं, ये माइनस में 0.54 एंगस्ट्रॉम। इस टाइप से ये घटता जाएगा, फिर अगले वाले में और कम, फिर अगले वाले में और कम, फिर अगले वाले में और कम, फिर इस तरीके से कम कम होता चला जाएगा। तो यहां पर पहले से दूसरे में अंतराल ज्यादा होता है, फिर दूसरे से तीसरे का गैप कम, फिर गैप कम, ऐसे ऐसे होता जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन
किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है। इनमें से किसी में से भी जब फर्स्ट में आएगा, अनंत से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कितने भी कोश हो सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो आपको प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो कि कौन से क्षेत्र में, यूवी क्षेत्र में प्राप्त होती है, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आना। तो ये फिर दूसरी आती है आपके पास बामर। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो यहां पे हमें प्राप्त होती है बामर श्रेणी, और ये प्राप्त होती है आपको विजिबल रीजन में, अर्थात दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आती है पाश्चन। पाश्चन श्रेणी कब प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में आएगा। ठीक है, ओके। और जैसे कि सपोज करो, मान लो आपको बोल दिया जाए, जैसे कि यार ये वाला कोश है, इस कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उस कोश का इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलेगी। ठीक है, टोटल कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलेगी वो हमें चाहिए। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में है और इससे इसमें आना चाह रहा है तो कितनी ऊर्जा स्तर है, या तो डायरेक्ट पहले में ही आ जाए, या एक स्टेप नीचे आकर के फिर पहले में आ जाए, या 2 स्टेप नीचे आकर के फिर पहले में आ जाए, या 3 स्टेप नीचे आकर के फिर पहले में आ जाए। तो इस तरीके से अपन स्पेक्ट्रम में रेखाएं निकालते हैं। इनका फॉर्मूला भी होता है n2 - n1, पढ़ाया था, अभी बताऊंगा। ठीक है, पाश्चन श्रेणी जब कहां है, इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में आ जाए, ये आती है आपके IR रीजन में, सारी IR रीजन में आएगी। अब अगली वाली चौथी वाली होती है बेटा आपके पास ब्रैकेट। ब्रैकेट भी IR रीजन में आती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे में आए। फिर इसके बाद पांचवी आती है आपके पास फुंड। फुंड किस में आएगा, IR रीजन में आएगा। छठी वाली भी क्या होती है आपकी, हम्फ्री। हम्फ्री ये भी IR रीजन में आपके पास मिलती है। इलेक्ट्रॉन छठे ऊर्जा स्तर में आएगा कहीं से भी उच्च ऊर्जा स्तर से। हाँ, अब फिर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का संख्या ज्ञात करना है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1/2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगली बात, हम ये जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं E बराबर hc/λ होता है, तो अगर मैं ऊर्जा अंतराल के लिए लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा E बराबर hc/λ। तो अगर लेमड़ा ज्यादा होगा तो ऊर्जा अंतराल कम होगा, और अगर ऊर्जा अंतराल कम है तो लेमड़ा ज्यादा होगा। दोनों बातें अपने ले सकते हैं। तो जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो यहां से यहां आया, ये पहली रेखा, ये मतलब ये अंतिम, ये पहली रेखा, या फिर ये यहां से, या फिर यहां से, या फिर यहां से, ऐसे जा सकता है, या ऊपर भी जा सकता है। तो जो सबसे पास वाले कोश है उन दोनों के बीच की रेखा, ये अपनी फर्स्ट रेखा, ये अपनी सेकंड रेखा, ये फिर थर्ड रेखा, और ये फोर्थ रेखा, अलग अलग श्रेणियां हैं। तो जरा देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल सबसे कम है, यस और नो? इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल सबसे कम है। अगर इसको यहां से यहां आना है, इसको यहां से यहां आना है, उसको यहां से यहां आना है, तो ऊर्जा अंतराल देखो ध्यान से, फर्स्ट वाली का ऊर्जा अंतराल सबसे कम, अर्थात इसके लिए लेमड़ा मैक्सिमम आएगा। यहां से यहां आने के लिए जो तरंग दैर्घ्य आएगी ना वो मैक्सिमम आएगी, और वहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतराल है तो ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई मैक्स होगा, तो लेमड़ा मिनिमम होगा इसके लिए। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कहां से कहां जाने पे ऊर्जा ज्यादा लगेगी और कहां से कहां आने पर लेमड़ा का मान मैक्सिमम होएगा, ये भी आप क्लियर कर सकते हो। तो ये था स्पेक्ट्रम का सार। अब स्पेक्ट्रम के बाद आते हैं आपके कुछ गिने चुने पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि यार अब यहां पर पदार्थ की द्वैत प्रकृति से रिलेटेड कुछ बातें। तो इसमें आता है भाई साहब आपका डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली के बारे में अब मैं ज्यादा इसमें बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है।
और कल भी अभी कल ही तो मैंने शायद यूट्यूब पे क्लास ली थी नीट वाले चैनल पे, जहां पे इनके बारे में बताया था। ओके, तो अब तो अगली बार जब भी मिलेंगे इसमें क्वेश्चन से लगाएंगे, हाँ, यूट्यूब पर। डी ब्रोगली के बारे में, अब डी ब्रोगली ने क्या बोला कि भैया जिस तरीके से प्रकाश दो तरह की प्रकृतियां रखता है, कणीय और तरंगीय, इसके कुछ स्टेटमेंट है बेटा कि प्रकाश, इसने क्या बोला कि भाई प्रकाश के बारे में कुछ स्टडी की गई, लाइट के बारे में स्टडी पहले की जा चुकी थी, जैसे कि प्रकाश के अंदर व्यतिकरण या विवर्तन जैसी घटनाएं होती है, तो वो घटनाएं तभी संभव है जब प्रकाश तरंगीनुमा गति करता हो, मतलब प्रकाश की तरंगी प्रकृति। दूसरी बात, क्रॉम्पटन प्रभाव, और एक होता है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या करती है। फोटोन आता है, फोटोन फिर ऊर्जा देता है, फिर वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो ये कणीय प्रकृति की व्याख्या करती है। तो जिस तरीके से प्रकाश की दो तरह की प्रकृति हो सकती है, तो ये चीज हर एक पदार्थ के लिए लागू होनी चाहिए। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए ही बोला कि इलेक्ट्रॉन भी कण के साथ तरंगीय प्रकृति रखेगा, और उस इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। तो यहां से आया लैम्ब्डा बराबर h/p, और या फिर लैम्ब्डा बराबर h/mv। तो ये हमने देखा, फिर इसका प्रूफ भी देखा, आइंस्टीन और क्वांटम सिद्धांत से मिलाकर अपन इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इसमें मजेदार बात ये है क्या कि यार द्रव्यमान बढ़ेगा तो लैम्ब्डा कम आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे व्युत्क्रमानुपाती है। और दूसरी बात, वेग बढ़ेगा तो भी लैम्ब्डा कम आएगा, दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये छोटी जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि हमें केवल हल्के कण ही तरंगनुमा गति करते हुए दिखाई देते, भारी कण नहीं दिखाई देते। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को देखूंगा तो वो बिल्कुल तरंगनुमा गति करेगा, लेकिन अगर मैं मान लो इस पेन को फेंकूं या फिर किसी भी भारी चीज को फेंकूं, इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो भारी हो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो उसका लैम्ब्डा बहुत कम आएगा। लैम्ब्डा क्या था, ऐसे लहराते बल खाते जा रहा था ना, तो जो दो शीर्ष थे उनके बीच की दूरी, अगर भारी चीज होगी तो ऐसे फेंकते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो अब उसमें ऐसे ऊपर नीचे जिगजैग कहां दिखाई दे रहा है, तो आप श्रृंग गर्त दिखाई नहीं पाओगे, तो लैम्ब्डा कम आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये डी ब्रोगली ने बताया था। क्लियर? अब इसकी हेल्प से अपन ये भी देख सकते थे कि वो कोणीय संवेग भी हम इससे प्रूफ कर सकते थे। कोणीय संवेग के बारे में भी इसने ये बताया कि यार भाई अगर इलेक्ट्रॉन को आप तरंगीय प्रकृति मांग रहे हो, और तरंग पूर्ण कला के रूप में तभी होती है कि जब उस वृत्त की परिधि क्या हो, उसकी तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुलज हो, तभी वो एक पूर्ण कला के रूप में होगी, एक सर्कुलर पाथ में होगी। तो फिर वहां पर आया था 2πr बराबर n लैम्ब्डा, इस लैम्ब्डा का फॉर्मूला पुट किया, क्या था h/mv, ये फॉर्मूला पुट करके mvr बराबर में हमने क्या निकाल लिया, ये 2π बटे में mv इधर भेज दिया, तो nh/2π बना दिया। तो ये चीज हमने वहां से इजाद करी थी, ये हमने वहां देखी। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, ये इतना डी ब्रोगली के बारे में था। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत देखा। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत देखा। अब अगर हम बात करें हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तो ये भी सिंपल है। इसमें क्या देखा अपन ने कि भैया डेल्टा x गुणा डेल्टा p का मान क्या था, h/4π से बराबर या उससे बड़ा आता था। हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कि यार किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण के लिए, गतिशील सूक्ष्म कण, स्थिर नहीं, गतिशील कण के लिए लागू होता है। सूक्ष्म कण के लिए हम एक साथ स्थिति और उसके संवेग को यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप स्थिति को ज्ञात कर लोगे तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, संवेग को ज्ञात कर लोगे तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। और एक संबंध दिया कि अगर स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x हो और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p हो, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा h/π के बराबर या उससे बड़ा आएगा। और इसी की हेल्प से आगे हमने इसमें कुछ और रिलेशन भी इजाद किए थे। ये हाइजेनबर्ग का था। इसके बाद ये तो हो गया। अब इसके बाद आता था अपना क्वांटम संख्या।
क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या है कि भैया किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है वही संख्या कहलाती है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, जिसमें सबसे पहले आती है आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n। यह चीजें अब समझ लेना, आगे का बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको पढ़ोगे तो। मुख्य क्वांटम संख्या, यह मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में? कोश के बारे में जानकारी देती है। कोश, कक्षा या मैं बोलूं आवर्त, इनके बारे में जानकारी देती है। बाह्य कोश, बाह्य कोश, मुख्य ऊर्जा स्तर, इनके बारे में जानकारी देती है। और n का मान 1 से लेकर के अनंत तक पॉसिबल है, कितने भी कोश हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² से इस फॉर्मूले से हमने ज्ञात किया था। जैसे कि n बराबर 1, 2, 3, 4 हो तो कोश कौन सा आएगा? n बराबर 1 को बोलते हैं बेटा k कोश, फिर ये l कैपिटल L, फिर कैपिटल M, फिर कैपिटल N। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इस फॉर्मूले में रखते हैं। n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो आपको पता चलेगा कि पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, अगले में 18 आते हैं, अगले में 32 आते हैं, और आगे भी होता तो आते, जरूरी नहीं है 4 ही कोश हो, आगे भी होता है। KLMNOPQRST XYZ भी हो जाता है, तो Z के बाद Z1 Z2 ऐसे आगे चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि उनके लिए हम इतने कोश सोचें। परमाणु लगभग 120 से। ये मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बारे में बोहर वगैरह ने बताया, और इससे हम काफी चीजें बता सकते हैं। त्रिज्या बता सकते हैं, ऊर्जा बता सकते हैं, वेग बता सकते हैं, ये चीजें भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद आती है दूसरी क्वांटम संख्या, समरफील्ड वाली स्मॉल l, दिंगशी क्वांटम संख्या या गौण क्वांटम संख्या या कक्षिक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, 3 इसके नाम है। दिंगशी क्वांटम संख्या, इसके नाम ध्यान रखना, दिंगशी, गौण या कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। यह उपकोश की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? यह उपकोश, उपकोश की जानकारी देती है, ठीक है। L का मान 0 से लेकर के n से 1 कम तक होता है, n-1 तक होता है, ठीक है, n-1 तक होता है। जैसे कि जरा देखो ध्यान से, अगर कोश पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो L के मान क्या संभव है? देखो, और एक और बात, L बराबर 0, 1, 2, 3, तो उपकोश कौन सा होता है? ध्यान समझ लेना बेटा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। L बराबर 0 होता है तो हम बोलते हैं S उपकोश, L बराबर 1 होता है तो हम बोलते हैं P उपकोश, L बराबर 2 होता है तो हम बोलते हैं D उपकोश, और F3 होता है तो F उपकोश, ये हम बोलते हैं। L के हरेक मान एक उपकोश को बताता है, 0S, 1P, 2D, 3F। L का हरेक मान एक उपकोश को बताएगा, और L के कुल मानों की संख्या 0 से n-1 तक होती है। अब आगे n बराबर 1 है, तो L के कितने मान है? इसे पुट कर दो, 0 से 1-1, 0 मतलब 0, 1 ही कक्षा आएगा। अब 2 है तो 0 से लेकर के 2 में से 1 कम, 0 और 1, 0 और 1, 3 तक है। अगर n का मान 3 है तो 0 से लेकर के उससे 1 कम तक, 0, 1, 2, 4 है तो 0 से लेकर के 3 तक। ये तो ये बताते हैं कि किस कोश में कितने उपकोश रहेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, उपकोश, n का मान 1, 0 के लिए S उपकोश, तो पहले में सिर्फ 1S होता है,
दूसरे के लिए क्या है 2, n का मान 2, 0 हो तो s उपकोष, इसमें 2s भी रहेगा, और 1 के लिए p उपकोष तो 2p भी रहेगा। 3 के अंदर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो s p d, तो 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। 2d क्यों नहीं होता, कारण समझ में आ रहा है? 2d क्यों नहीं होता वही भी मैं अभी बताऊंगा। हाँ जी, 0 1 2 3, 0 के लिए s तो 4s हो गया, 1 के लिए p 4p हो गया, 2 के लिए d हो गया, और 3 के लिए f हो गया, ये हो गया। अगली खास बात कि l का मान कभी भी n के बराबर नहीं आएगा, ये बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे कि 2d, n का मान 2, d के लिए l का मान 2, d के लिए l का मान 2, n भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, हो ही नहीं सकता बराबर। 2 और 2 बराबर होते हैं लेकिन n और l बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, छोटा ही रहेगा l। समझ में आ गया? 2f नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि l का मान n के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा तो दूर की बात, बराबर भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये बातें हमने यहां पर देखी। इसके बाद ये हमें क्लियर हो गया कि भैया 1ac क्यों होता है, 1p क्यों नहीं होता, 1d क्यों नहीं होता है, क्लियर हो गया। और फिर इन्हीं के सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब आगे की बात, इसके बाद अगली क्वांटम संख्या आती है स्मॉल m, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अच्छा, इसमें बेटा आप एक चेंज जरूर कर लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको लिखवाया था ना, इसकी खोज जीमान ने करी थी। जीमान ने बाद में इसकी हेल्प से कक्षकों के विपाटन को समझा, मतलब उसको समझाया था, स्पेक्ट्रम में रेखाओं के विपाटन को समझाया था। इसके बारे में लिख लेना, इसकी खोज करी थी बेटा लिंडे ने, लिंडे वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको डिस्कवर, वैसे तो ये लांडे होता है लेकिन हिंदी में इसको लिंडे लिखा जाता है। ओके, हाँ जी, इसने इसको खोजा था। ये कक्षकों के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में बताएगी? ये कक्षकों के बारे में बताएगी, कक्षक के बारे में जानकारी देगी। कैसे जानकारी देगी? m का हर एक मान एक कक्षक को बताएगा, और m के मान कहां से कहां तक होते हैं? m की रेंज होती -l से लेकर के +l, ये रेंज होती है। ओके, चाहो तो आप m के कुल मान ज्ञात करना चाहते तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो, 2 × 2l + 1, या फिर इसको अंदर गुणा कर दो तो 4l + 2, इस फॉर्मूले की हेल्प से ज्ञात कर सकते हो डायरेक्ट कि भैया m के इतने मान बन रहे हैं। भाई कितने मान आएंगे? जैसे कि देखो ध्यान से, l बराबर 0 1 2 3, तो m का मान l बराबर 0, -0 से +0, अरे कुछ भी तो नहीं होता, 0 ही तो होता। m का मान आया 0, m के कितने मान आए? 1, वो क्या है? 0, ठीक है। ओके, फिर l बराबर 1 के लिए तो -1 से लेके +1 तक, -1 0 +1, संख्या रेखा में बीच में 0 भी आता है, -2 से लेकर के +2, -3 से लेकर के +3। तो m के कुल कितने मान प्राप्त हुए? ये m के मान हैं, 0 -1 0 +1 -2, ये सब m के मान हैं। तो कितने मान हुए? उतने ही कक्षक आएंगे, कक्षकों की संख्या। भैया m बराबर 0, m का कितना मान आया? 0, जो कि एक मान है। भाई जैसे कि देखो किसी रूम के बाहर लिखा हुआ है रूम नंबर 0, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वहां पे कोई रूम ही नहीं है जिसका रूम नंबर कितना है? 0 है। एक कमरा है जिसके बाहर लिखा हुआ है 0, तो ये एक कक्षक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 0। तो कितने कक्षक? एक कक्षक। टोटल कितने कक्षक? 3। कितने कक्षक? 5। कितने कक्षक? 7। ठीक है। तो ये l बराबर 0 किसके लिए होता है? उपकोष, अपना s उपकोष, s उपकोष, फिर ये p उपकोष, फिर ये d उपकोष, फिर ये f उपकोष होता है ना। s के लिए l बराबर 0, p के लिए l बराबर 1, d के लिए l बराबर 2 और f के लिए l बराबर 3। तो इनमें कक्षकों की संख्या आ गई।
एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 2। तो इसमें कक्षक कितना है? 1। तो यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? एक ही कक्षक है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी विपरीत चक्रण में, एक सीधा और एक उल्टा। 2 इलेक्ट्रॉन एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये एस कक्षक है। पी में 3 कक्षक, 1 2 3, ये है आपके पी कक्षक। कितने कक्षक है? 3। तो 3 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, क्योंकि एक में 2 आते हैं। और भरते भी कैसे? हर एक में पहले एक 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 एक, फिर विपरीत चक्रण में उल्टा, ऐसे। टोटल ये हो गए आपके पी कक्षक। पी कक्षक 3 प्रकार के, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। तो 5 सीधे 5 उल्टे। पहले 1 2 3 4 5, हर एक कक्षक में एक एक सीधा आ गया। अब उल्टा करेंगे, किसके अनुसार? हुंड का नियम लगा रहे हैं हम। हुंड का नियम लगा रहे हैं। हुंड का नियम ये बोलता है कि पहले हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, फिर उसके बाद युग्मन किया जाता है। तो सबसे पहले हमने हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर अब युग्मन करेंगे। 5 हो गया, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां। तो डी में 10, ये डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये एफ कक्षक। टोटल 7 कक्षक, तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हुंड का नियम क्या कहता है? पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर सारे कक्षक भर जाएंगे तो फिर युग्मन करेंगे, वो भी विपरीत चक्रण में। ये एफ कक्षक समझ में आया? तो ये होता है आपका एस कक्षक। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस में, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आए। कूल है, सब आता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं आएगा बेटा, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। दोबारा ये बता रहा हूं, ये चीज देख लेना। हाँ जी, अगला 4th, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या एस, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। स्पिन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, उसको बताता है। चक्रण, इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूम सकता है, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, है ना। क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो 2 तरह की इसकी दिशाएं होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता हो, दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहे, तो एस का मान होता है बेटा +½ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा दक्षिणावर्त है, और अगर मान लो ये कैसी है, वामावर्त है, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी तरफ घूम रहा है, तो एस का मान हो जाएगा -½ ये हो गया। मुद्दा तो यही है। क्लियर हो गया? तो ये बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रॉन भरने के नियम देखो, ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। भाई इलेक्ट्रॉन भरने का पहला नियम आता है ओब्बो का नियम, ऑफ बो का नियम। ये नियम सीधा ये कहता है कि पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे कम ऊर्जा वाले कक्षक में, फिर उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले में। क्लियर है? जब तक अंदर वाला न भर जाए तब तक बाहर वाले में नहीं भरेंगे। समझ में आ गया? पहले अंदर वाले में भरेंगे, फिर उसके बाद बाहर वाले में भरेंगे। ये होता है ओब्बो का रूल।
फिर दूसरा आता है n+l का नियम, n+l का नियम। ये तुम्हें इसी के अंदर की चीज बताएगा। n+l ये बोलता है कि जिसके लिए n+l का मान छोटा कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। n+l का योग जिसके लिए मिनिमम आएगा ना, वो कम ऊर्जा वाला कक्षक। मिनिमम होना चाहिए, n+l का योग मिनिमम हो, उसकी जिसके लिए n+l का मान मिनिमम होगा उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, और कम होगी तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया एक 2s ले लिया, एक ले लिया 2p ले लिया, ठीक है। n का मान 2, s के लिए l का मान 0, यहां n बराबर 2, तो दोनों का योग कितना है, n+l, 2 + 0 बराबर 2 आया। यहां पे जरा देखो ध्यान से, n बराबर 2, p कक्षक के लिए l का मान कितना होता है, l बराबर होता है 1, तो 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अर्थात इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो 2s कम ऊर्जा वाला कक्षक है, 2p अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है। और देखो 4f, 5d, 5p, 6s, 7s, इनमें हम बात करें, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दी। अब n+l का रूल लगाते हैं। n का मान 4, f के लिए l का मान 3, तो n+l का मान कितना आ गया, 7। इसके लिए n बराबर 5, d के लिए l का मान 2, टोटल योग 7 आ गया। इसके लिए देखो n बराबर 5, d के लिए p के लिए l बराबर 1, कितना हो गया, 6, n का मान 6, s के लिए l का मान 0, टोटल योग 6, n का मान 7, s के लिए l का मान 0, 7। अब जरा देखो ध्यान से, n+l का योग मिनिमम किन के लिए आया, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए 6 आया, बाकियों के लिए 7 आया। तो मतलब 5p और 6s की ऊर्जा कम रहेगी, यस और नो, कम रहेगी। मतलब मैंने देखो 5p और 6s इनकी ऊर्जा कम मान ली, किन से, 4f वाले से, 5d वाले से और 7s वाले से। अब सर इन दोनों में भी किसकी ऊर्जा कम है, ये कहां बताया आपने, भाई इन दोनों की ऊर्जा कम है इन तीनों से, क्योंकि इन दोनों के लिए योग 6 आया, इन दोनों के लिए योग 7 आया, इन तीनों के लिए योग 7 आया। अब उसकी ऊर्जा कम, जैसे कि मान लो n+l का योग सेम आ गया ना, यहां पे भी 6 आया, यहां पे भी 6 आया, और उन तीनों में 7 7 7 आया। तो जिसके लिए n का मान छोटा हो, n+l अगर समान आ जाता है, तो जिसके लिए n छोटा हो उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी, ये ध्यान रखो। अब यहां n का मान 5 है, यहां n का मान 6 है, तो हम बोल देंगे ना भैया 5p की ऊर्जा कम है 6s से। n का मान 4, यहां 5, यहां 7, ये मैंने रैंडमली कुछ कक्षक उठाए थे जिनका हमने क्रम देख लिया। भैया 5p की ऊर्जा कम, फिर उससे ज्यादा 6s की, उससे ज्यादा 4f की, फिर 5d की, फिर 7s की। क्लियर हो गया? और ये हमने सीख लिया, तो फिर आई होप आप चीजें क्लियर कर चुके। अब जैसे कि मान लो तुम्हें बोल दिया जाए इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बताओ ये 5p है, ये 6s है, ये 4f है, ये 5d है, ये। अब 5 पांचवें कोश का p उपकोश, p उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम? 6, तो आप 6 यहां भरोगे, जब तक 6 ना भर जाए आगे नहीं बढ़ोगे, 6 भरोगे। अब 6 भर दिए, अब मान लो 6s में आपको इलेक्ट्रॉन भरने, s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, तो इसमें 2 आ सकते हैं मैक्सिमम।
जब तक ये ना भर जाए आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मान लो आगे वाला 4F आया, तो 4F, F उपकोष, F उपकोष में कितने आ सकते हैं 14, तो जब तक 14 नहीं भरेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो 14 इसमें भरेंगे। 14 भर दिए, उसके बाद 5D, अब D की बारी, D में कितने आते हैं 10, तो फिर D में 10 भरेंगे, फिर आगे S में 2, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भरना आया। अब इनका एक्चुअल ऑर्डर देखो, एक्चुअल क्रम आपको यहां से देखने को मिलेगा। भैया पहले वाले कोष में एक ही उपकोष होता है S, दूसरे वाले में क्या होता है S भी होता है और P भी होता है, थर्ड वाले में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है, 4 वाले में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर 5 वाले में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, F भी होता है, और अगर कुछ और होता ना G भी होता, लेकिन अपने को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो F तक लिखेंगे अपन। 6S, 6P, 6D, 6F, फिर 7S, 7P, 7D और 7F और 8S। यहां तक याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऊर्जा का नहीं, सबसे कम ऊर्जा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर ऐसे आ जाओ, तीर बना लो ऐसे, ऐसे, ठीक है। मिनिमम ऊर्जा 1S की। 1S के बाद कौन कटा? 2S कटा। 2S के बाद कौन कटा? पीछे से देखो, 2P, फिर 3S, 2P कटा, फिर 3S कटा, फिर वापस ऊपर आ जाओ, 3P, फिर 4S, 3P, फिर 4S। एक दो बार बना बना के इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो फिर तुम्हें इलेक्ट्रॉन ही तो भरना है इसमें, और क्या करना है। और फिर कुछ अपवाद होते हैं वो ध्यान रख लो, काम खत्म। 4S, 4S के बाद 3D, फिर 4P, फिर 5S आ गया। 5S के बाद वापस ऊपर चले जाओ, 4D में आ जाओ, फिर 5D में आ जाओ, फिर 6P में चले जाओ, फिर 7S में चले जाओ। 7S के बाद वापस ऊपर चले जाओ, 5F आ जाएगा, 5F, 5F के बाद 6D, फिर 7P और फिर 8S। ये ऊर्जा का क्रम है, ऊर्जा का क्रम, कि भाई सबसे कम ऊर्जा इसकी होती है, 1S वाले की। समझ में आ गया? ओके। इस कोश में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या उसकी ऊर्जा कम है? हाँ। अगर इसमें है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो इसीलिए ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन ही तो दूर भागता है। नाभिक के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन तो चुपचाप बैठे रहेंगे, उनको तो कोई मतलब नहीं है। जो बाहर वाले होते हैं ना, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां होती है, जो बिल्कुल सेंटर में होती है ना, चुपचाप बैठी रहती है, आसपास की मंडराती रहती, बाहर बाहर वाली, है ना। बीच वाले चुपचाप, या कहीं पे भीड़ लगती है तो इधर उधर ज्यादा हिलते डुलते कौन है? आसपास वाले। बीच वाले तो चुपचाप ऐसे बैठते हैं, बाहर वाले देखते हैं ना, यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हट तो हट तो हट तो हट तो, फिर 4 लोग आएंगे, यार हट तो हट तो हट तो। आसपास वाले तो इनकी ऊर्जा ज्यादा है, ये तो बिल्कुल अंदर है, सेफ है। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। क्लियर है? ओके। दीप्ति जी, कहीं गलत बता दिया क्या मैंने? कहीं एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। अरे हाँ यार, ये फॉर्मूला गलत बता दिया, ये वाला गलत बता दिया, ये वाला हटा दो, ठीक है। हाँ, वो अलग था, वो अलग था, वो हटा दो, हटा दिया, ठीक है, हटा दिया बेटा, हटा दिया, गलत था, वो गलत था, याद आ गया। 1 3 5 1 3 5 7, हाँ जी, वो हटा दिया दीप्ति। ओके, गुंजन हटा दिया है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया क्या? अरे ये क्लियर हो गया क्या? ये क्लियर हो गया क्या बेटा? ओके, तो यह चीजें ही आपको फॉलो करनी है। सर एनसीईआरटी बुक लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी? नहीं पढ़नी, अभी कुछ नहीं पढ़नी, अभी बस नोट्स पढ़ो, मस्त रहो, इनसे काम चल जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है। अगर कुछ डाउट्स है तो डाउट पूछ लो।
एफ कोश में भी गलत है। एफ में क्या गलत है? अच्छा यहाँ पे 2 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बाज की आंख है आपकी। देखो यहाँ 7 लिखा था ना मैंने, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अब कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हो तो पूछ लो। सर मेरा नाम ले लो, ये डाउट है क्या? अच्छा ये हो गया, ठीक है, खुश। हाँ जी, और कुछ डाउट्स पूछने हो पूछ सकते हो इस चैप्टर के। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हो पूछ सकते हो, ठीक है। आपके पास है पूरे 13 मिनट। हाँ जी, देव सिंह सोलंकी जी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है, ये एक डाउट दूर हो गया। नाभिक से दूर जाने पे ऊर्जा कम होती है? हाँ बेटा, ऊर्जा कम होती है। अब देख तो ये पूछेगा सर अभी तो आपने ये बताया था। देख ध्यान से देख, ये वाला डायग्राम देख। इस डायग्राम में हम बोलते हैं ना कि नाभिक के नजदीक सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, ऋणावेश में ज्यादा है वो। भाई यहां पे ये माइनस में मतलब सब देख, -13.6 बड़ा होता है कि -3.4 बड़ा होता है? -13 बड़ा या -3 बड़ा? -3 बड़ा ऋणावेश, ठीक है। हम ये ऋणावेश में ज्यादा है लेकिन धनावेश के हिसाब से तो कम है ना, ओके। तो सबसे कम ऊर्जा यहां पर, फिर यहां पे ज्यादा, फिर यहां, और नाभिक बाहर अनंत पे जाते जाते शून्य हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? रहते ऋणावेशित में ही है लेकिन वो ऋणावेश धीरे धीरे घटता 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 धनावेश की ओर जा रहा है। बेटा पूछ लो, डाउट पूछ लो नूर, ओके, क्लियर है? हाँ जी, अरे कुछ डाउट होंगे ना आपके, इसमें मैसेज में भेज सकते हो ना। सर एफ उपकोष तक ही क्यों होता है, जी क्यों नहीं होता? अरे अभी तो मैंने बताया था, इतने परमाणु कहाँ है, 120 ही तो परमाणु है जिनमें काम चल जाता है, ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि बेटा एक कोश में उपस्थित, एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। EAAS व्युत्क्रमानु, एटॉमिक साइज, हाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है, IP के समानुपाती होता है, बिल्कुल। हाँ जी, 4F की जगह 4D लिख दिया आगे स्लाइड में। अरे भाई यार, ये इसको तुम इतना दिमाग पे मत जोर लगाओ, ठीक है। कहां लिख दिया मैंने 5D? अरे 4F कहां गया मेरा? हाँ 4F कहां गया मेरा, ठीक है। 4P 4F, 5D से पहले 4F आएगा, फिर मेरा 4F कहां गया, ठीक है। 6S के बाद क्लियर हो गया। तभी मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ हो गई, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया ये? हाँ जी, फोर एफ 5D सही तो लिखा था यार, 6S कहां लिखा फिर मैंने, एक लाइन खा गया मैं, ठीक है। 3P 3D हो गया, 4P हो गया, 5S हो गया, फिर आएगा 4D, सही तो था वो 4D, यहां पे आएगा 4D 5P 6S, हाँ ये 6S के बाद 4F के बाद 5D, फिर 5D के बाद 6P, फिर आएगा आपके पास 7S के बाद एक बार मेरे को लगा तो था कि कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 4F, फिर ना 5F 6D 7P 8S, अब हो गया। हाँ जी, कर्नल क्या है? बाह्यतम कोश के अलावा आंतरिक कोश कर्नल कहलाते हैं। बाह्यतम कोश के अलावा अंदर वाले कोश को कर्नल कहा जाता है। एफ की न्यूनतम एनर्जी, सर एफ की न्यूनतम एनर्जी कैसे है बेटा? एफ की कौन सा? एफ उपकोश की, उपकोश के बारे में कहां बात कर रहा हूं मैं? स्पेक्ट्रम लाइन का बेटा कैसे काउंट करते हैं? स्पेक्ट्रम लाइन काउंट करने का फॉर्मूला ये रहा, और लेक्चर देख लो। हाँ जी, अब जा सकते हो कुलदीप, बिल्कुल जा सकते हो आप। डी ऑर्बिटल की संरचना बता दो, द्विडंबलाकार होती है।
द्विडम्बलाकार होती है, ये डी ऑर्बिटल द्विडम्बलाकार होता है। फिर बाकी उस लेक्चर में भी देख ले, ये पी उपकोष, पी कक्षक, ये एस, और एफ त्रिविम जटिल। हाँ बिल्कुल रोशनी जा सकते हैं अब आप, ओके, हाँ जी जा सकते हैं आप। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या लिख रहा है भाई, ओके, हाँ जी, अब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा भाई, अब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी मेरी, ठीक है, t.me/kamesh_जांगिड़, इस चैनल को ज्वाइन कर ले, यही है, हाँ जी, ओके। बेटा जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्रों की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन हो जाना, वो रेखा है और छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नहीं लगते बेटा, पूजा क्वेश्चन कैसे नहीं लगते यार, आप मुझे बताओ कोई एक आध क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन सेंड नहीं किया, ठीक है, 7 मिनट बाकी है। हाँ जी दीप्ति जी, मैं आपका मैसेज नहीं देखता हूं, है ना, इतने सबसे ज्यादा नाम आप ही का लिए है, कर दो बदनाम। हेलो, आंतरिक संरचना बेटा, आंतरिक संरचना क्रोडी है, पृथ्वी के अंदर पाई जाती है ना, क्रोड, मैग्मा वगैरह, हाँ जी। ओके, मिस्टेक कहां पे हुई थी बेटा, वो मिस्टेक बनाने में ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पूरे कक्षक नहीं लिखे थे अपन ने, बीच में एक लाइन खा गए थे, वो वाली लाइन, ओके, हाँ जी, एक का मतलब एक होता है, हाँ जी। चलिए रहने दीजिए, ऐसा कुछ तो पूछ नहीं रहे आप, ओके। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, सेम टाइम पे नहीं, अपने टाइम पर मिलेंगे 5:45 पर। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।